हेलो गाइस, दिस इज़ योर फ्रेंड लोन ट्रैवल गुंजन। सो आज का वीडियो कुछ अलग होने वाला है। मैं बहुत टाइम से मतलब रेगुलर पोस्ट नहीं कर रहा था, बट मेरे पास अपने दोस्त, अपने फ्रेंड्स, फैमिलीज एक्चुअली इन लोगों से मतलब मेरे पास काफ़ी सारे रिक्वेस्ट आ रहे थे कि आप एक व्लॉग बनाइए जिसमें आप बताइए कि आप नेपाल का टूर आपने कैसे करा। सो बेसिकली गाइस, मैंने अभी कुछ टाइम पहले ही अभी नेपाल का टूर करा है और मेरा फर्स्ट इंटरनेशनल टूर था एंड इट वाज वेरी गुड। इवन दो बहुत छोटा टूर था बट इट वाज वेरी नाइस। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि गाइस, नेपाल का टूर करने के लिए आपको बहुत सारे पैसों की ज़रूरत नहीं है। हाँ, एक नॉमिनल चार्जेस जैसे हर जगह लगते हैं भारत में घूमने के लिए, तो वैसे ही आप मान के चल लीजिए कि अगर आप नेपाल जाते हैं तो आपको नेपाल में भी आप बहुत आराम से घूम सकते हैं बिना ज़्यादा एक्स्ट्रा ज़्यादा खर्चा किए हुए। तो सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि नेपाल और इंडियन करेंसी में क्या अंतर है। तो 1 रुपये भारत का वहाँ का 1.6 रुपीज़ के बराबर होता है। मतलब अगर यहाँ से 10,000 रुपये लेके जाते हैं तो वहाँ के 16,000 रुपये के बराबर है। तो वहाँ पे जैसे यहाँ रुपया चलता है वहाँ रुपया चलता है, नेपाली रुपया चलता है। तो अब सबसे पहला सवाल ये है कि अगर हम नेपाल घूमने जाएं तो जाए कैसे, क्या क्या साधन है, क्या क्या चीज़ें हैं जहाँ सब जा सकते हैं। तो गाइज़, अगर कोई फर्स्ट टाइम ट्रैवल कर रहा है और रोड से ट्रैवल कर रहा है तो रोड की कनेक्टिविटी अच्छी है। यहाँ से अगर आप जाना चाहते हैं नेपाल, मतलब सपोज़ कीजिए अगर आप दिल्ली से जाते हैं नेपाल जाना चाह रहे हैं तो आप दिल्ली से यहाँ से डायरेक्ट आप जा सकते हैं थ्रू आप यूपी के रास्ते से जा सकते हैं, आप बिहार के रास्ते से जा सकते हैं। ठीक है, नेपाल में एंट्री करने के लिए मल्टीपल पॉइंट्स हैं, जिसमें से बहुत फेमस एक पॉइंट है जो आपका रक्सौल की तरफ आता है, तो आप वहाँ से भी जा सकते हैं। ठीक है, और अगर आप हवाई जहाज़ से जाना चाहते हैं तो मल्टीपल फ्लाइट्स मिल जाते हैं आपको। मैंने आपको अभी एक क्लिप दिखाना चाहता हूँ कि जैसे आप देख सकते हैं कि इंडियन एक्सप्रेस का एक्चुअली उन्होंने अभी कुछ रिसेंटली एक इंडियन गवर्नमेंट ने पोस्ट किया था कि IRCT अनाउंसेस सेकंड रन ऑफ भारत गौरव ट्रेन ऑन रामायण सर्किट नेपाल जनकपुर ऑन आइटिनरी। सो एक्चुअली बेसिकली क्या था कि भारत सरकार ने एक नया स्टार्ट किया था कि एक मतलब ट्रेन सर्विस, जिसमें यहाँ से आप इंडिया से जा सकते हैं डायरेक्ट। तो बेसिकली ये स्टार्ट होती थी रक्सौल से और ये आपकी जनकपुर का जो सर्किट है उसको पूरा कंप्लीट कर दी थी। और जैसे कि आप देख सकते हैं कि आफ्टर द सक्सेस ऑफ भारत गौरव ट्रेन ऑन द रामायण सर्किट, तो IRCTC ने ट्यूसडे को अनाउंस किया था कि दोबारा से ऐसा किया जाएगा नेपाल के लिए भी। और इसमें सारा जो सर्विस है और सारा जितना खर्चा है वो इंडियन गवर्नमेंट उठाएगी और ये पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग होगा जो कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के अंदर होगा और ये 24 अगस्त से। सो गाइस, एक्चुअली क्या था कि ये जो ट्रेन चलने वाली थी ये मतलब भारत के अयोध्या से स्टार्ट होती और ये जनकपुर तक जाती, जो कि नेपाल में है, जहाँ सीता जी का जन्म हुआ था। और ये यहाँ पे लोग आराम से यहाँ पे आप ट्रेन में सारी सर्विसेज अवेलेबल थी। काफ़ी इट्स वेरी मतलब बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं था बट इट वाज अ गुड स्टार्ट। और खैर ये तो रही बात अगर जो लोग ट्रेन से जाना चाहते हैं, बट यूजुअली जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन मैं बताना चाहता हूँ कि तो गाइस, ये तो बात रही कि आप कैसे वहाँ पहुँचे और इसमें से जैसे आप ट्रेन की सर्विस है, तो खैर ये तो अभी सर्विस स्टार्ट नहीं हुई है बट इसमें भी समय लगेगा। बट जो ट्रेन अभी चलती है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। जैसे जो लोग बिहार से अगर ट्रैवल कर रहे हैं या फिर जो लोग वाया दिल्ली ट्रैवल करते हैं तो बिहार को, तो वो क्या कर सकते हैं कि पटना के नज़दीकी एक शहर है जिसका नाम दानापुर है, वहाँ से एक ट्रेन चलती है जो कि आपको सीधा रक्सौल उतारती है। रक्सौल नियरेस्ट बॉर्डर है जो कि नेपाल से लगता है। तो आप क्या कर सकते हैं, बहुत सिंपल है। आप इस रास्ते में आने वाले किसी भी मैं इसका लिंक आपको डाल दूंगा इसके डिस्क्रिप्शन में, आप देख सकते हैं। उसके बाद ट्रेन डिटेल्स के बारे में मैं इसका रूट भी डाल दूंगा। तो आप क्या कर सकते हैं, बहुत सिंपल है। आप इस बीच में जो भी रूट में आप जो भी नियरेस्ट आपके स्टेशन आते हैं आप वहाँ पे बोर्ड कर सकते हैं। ये ट्रेन एवरी डे चलती है फ्रिक्वेंटली और सुबह ही खुलती है अराउंड 9 बजे के आसपास और ये रक्सौल हमें रात के करीब मैं एग्जैक्ट टाइमिंग मुझे याद नहीं है बट रात के टाइम में ही पहुंचाती है, 7-8 बजे या मे बी शायद 10-11 बजे के आसपास ये यहाँ पे आपको पहुंचा देती है। तो आप क्या कर सकते हैं, इसका बहुत सिंपल तरीका ये है कि आप जब रक्सौल पहुँच जाए तो वहाँ पे उतरने के बाद आप वहाँ से कोई भी रिक्शा या
ई रिक्शा वगैरह ले सकते हैं, ऑटो वगैरह ले सकते हैं, जो कि आपको रक्सौल बॉर्डर पे पहुंचा देगा। फिर वहाँ से आप क्या करेंगे कि आप एक रिक्शा लेके, जो नेपाली ई रिक्शाज होते हैं, आप वो ई रिक्शाज होता है, आप वो पकड़ के डायरेक्ट आप वीरगंज बॉर्डर को क्रॉस कर सकते हैं। और यहाँ पे बेसिकली कोई इतना ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस नहीं है कि आपको आधार कार्ड या वोटर आईडी ये सारा कुछ चेक करेंगे, ऐसा कुछ ज़्यादा कुछ नहीं है, ना लगेज इतनी चेकिंग्स नहीं होती हैं बेसिकली, क्योंकि ये ओपन बॉर्डर है तो लोग आते जाते रहते हैं। और उसके बाद जब आप वीरगंज में पहुँच जाते हैं तो वीरगंज बॉर्डर को थोड़ा सा और आगे आप बढ़ेंगे करीब अराउंड आधा किलोमीटर से 1 किलोमीटर के आसपास में, तो वीरगंज बस स्टेशन है, बस स्टैंड एक्चुअली। तो बस स्टैंड पे जाके आप वहाँ से आप चाहे तो आप गाड़ी जो सूमो चलती है, एक्चुअली शेयर टैक्सीज होती हैं बेसिकली ये, तो आप सूमो के थ्रू भी जा सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट वहाँ से बस कर सकते हैं। पर पर्सन जो पैसे लगते हैं वो अराउंड 250 से लेके 450 to 500, ये डिपेंड करता है आपका नेगोशिएशन स्किल कैसा है, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा चार्जेस बताते हैं। वो आपको बता सकते हैं 600 to 700 इंडियन रुपीज़। तो गाइज़ ऐसा फ्रॉड होता है वहाँ पे, और जिनको नहीं पता है, फर्स्ट टाइम जा रहे होते हैं, उनके साथ में ऐसा होता है। तो ये वेरी इन्फॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन है जो आपको शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि आप जब भी पैसा पे करो तो आप हमेशा नेपाली रुपीज़ में पे करो। उससे फ़ायदा ये होगा कि आपके इंडियन रुपीज़ जो है वो मतलब कम खर्च होंगे कंपेयर टू नेपाली रुपीज़। आपको पता होना चाहिए ये भी आप अगर कहाँ से कहाँ तक जा रहे हैं तो उसमें कितना खर्च बैठेगा। तो उसके लिए सबसे इजी तरीका है, आपको डिस्टेंस पता होना चाहिए। सपोज़ करो आप वीरगंज से काठमांडू जा रहे हैं, तो आप नॉर्मली भी चेक कर सकते हैं कि क्या डिस्टेंस है। आप उसको मल्टीप्लाई कर दो 10 से, तो अगर 25 किलोमीटर्स इंटू 10 लाइक 250 रुपीज़ है, समथिंग लाइक दैट, ऐसा कुछ आपको एक रफ आइडिया हो जाएगा। तो खैर ये तो रही बात। तो वीरगंज से बहुत सारी बस सर्विस मिलती हैं, उसके बाद आपको टाटा सूमोज मिलते हैं। तो ये तो बात रही कि अगर आप रोड के थ्रू आ रहे हैं तो ये है, और या फिर आप अगर ट्रेन के थ्रू आ रहे हैं, और अगर आप फ्लाइट से आते हैं तो डायरेक्ट आप काठमांडू कर सकते हैं। मैं आपको दिखाना चाहता था एक्चुअली कि नेपाल में कहाँ घूम सकते हैं। तो गाइस माउंट एवरेस्ट है, सबको पता ही है कि माउंट एवरेस्ट की जो रेंजेस हैं वो नेपाल में बहुत ज़्यादा हैं। तो आप वहाँ भी मतलब एक क्लाइंबिंग का एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। जो माउंट एवरेस्ट करीब लगभग 8,850 मीटर ऊंचा है। तो जो लोग भी एडवेंचर स्पोर्ट्स से रिलेटेड हैं, या फिर जिनको क्लाइंबिंग का शौक है, हाइकिंग माउंटेनियरिंग का, वो ये आप माउंट एवरेस्ट का टूर कर सकते हैं। और इसमें आप ऑब्वियसली आपको काफ़ी समय लगता है, तो आप अपना समय को लेके चलें। उसके बाद अगर हम बात करें कि काठमांडू में और क्या है, तो काठमांडू में एक फेमस स्क्वायर, इसको बोलते हैं काठमांडू दरबार स्क्वायर। सो ये एक्चुअली क्या है, बेसिकली एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है जहाँ पे आप जा सकते हैं, वहाँ के आर्टिफैक्ट्स को देख सकते हैं, और भी मतलब अंदर में काफ़ी कुछ है देखने लायक, आप वहाँ जा सकते हैं। और एक नॉमिनल फ़ी पे करना पड़ता है जो कि 150 से 250 रुपीज़ समथिंग ऐसा है, नेपाली रुपीज़ में है। उसके बाद ये एंट्री फी पे करने के बाद आप अंदर में जा सकते हैं और देख सकते हैं। उसके बाद अगर बात की जाए तो पून हिल, ये भी काफ़ी अच्छा फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। एंड यहाँ पे आप सनराइज़, व्यू पॉइंट्स, माउंटेन्स वगैरह ये सब कुछ देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा लोकेशन है। उसके बाद गार्डन ऑफ ड्रीम्स, तो गार्डन ऑफ ड्रीम्स एक्चुअली क्या है, ये काठमांडू में मेन सिटी में ही है। और अगर बात की जाए यहाँ पे कैसे पहुँचा जाए, तो अब बहुत सिंपल है। आप अगर जैसे बस से आ रहे हैं तो आप थामेल नाम का एक काफ़ी फेमस टूरिस्ट स्पॉट है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर जैसे दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में जैसे कन्नॉट प्लेस है, जैसे करोल बाग है, तो वैसे थामेल एक काफ़ी फेमस इंटरनेशनल टूरिस्ट डेस्टिनेशन है जहाँ पे लोग पहुँचते हैं, रहते हैं वहाँ पे स्टे करने के लिए। तो वहाँ के उसके करीब लगभग आधे किलोमीटर के अंदर आपको रेंज में आपको एक गार्डन ऑफ ड्रीम्स मिल जाएगा। काफ़ी अच्छा जगह है घूमने लायक, इसके अंदर बहुत कुछ है देखने को। उसके बाद कंचनजंगा पास, ऑब्वियसली अगेन ये माउंटेन्स और ये क्लाइंबिंग और हाइकिंग वाले लोगों के लिए है, जो भी लोग स्पोर्ट्स एडवेंचर से रिलेटेड हैं। और उसके बाद बात किया जाए तो इंटरनेशनल माउंटेन म्यूज़ियम, ये काफ़ी अच्छा डेस्टिनेशन है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये ट्रिप एडवाइजर में 4 रेटिंग मिला हुआ है। तो ये एक्चुअली बेसिकली म्यूज़ियम है जहाँ पे आप माउंटेन्स और वाइल्ड लाइफ के बारे में पता कर सकते हैं। उसके बाद मनोकामना टेम्पल, ये मनोकामना टेम्पल से हम लोग बोलते हैं, वहाँ पे मनोकामना टेम्पल बोलते हैं। तो एक्चुअली ये जो भी है, ये बेसिकली एक मंदिर है जहाँ पे आप जा सकते हैं, अच्छा जगह है घूमने के लिए। उसके बाद और पशुपतिनाथ मंदिर है जो कि फेमस शिवा टेम्पल है। ये तो मस्त डेस्टिनेशन, अगर आप नेपाल जा रहे हैं तो यहाँ ज़रूर जाएं।
देखें यहाँ पे। उसके बाद और अगर नीचे जाएं तो ऐसे तो बहुत सारे डेस्टिनेशन हैं जहाँ पे आप जा सकते हैं, बट मैं आपको कुछ फेमस की बात कर रहा हूँ। उसके बाद भक्तपुर दरबार स्क्वायर के अलावा महेंद्र केव काफ़ी फेमस है, ऐसे भी आप लोगों ने देखा होगा, इसके बारे में काफ़ी सुना भी होगा, तो ये ज़रूर जाएँ महेंद्र केव। उसके बाद अगर हम बात करें तो ये आपका इसमें सो गाइज जैसे मैं बता रहा था कि एक स्वयंभूनाथ मंदिर भी है, काफ़ी फेमस डेस्टिनेशन है, यहाँ पे ज़रूर जाएं, काफ़ी अच्छा है, काफ़ी पिक्चरस्क व्यू है यहाँ पे। तो और इतना यहाँ पे भी जाने के लिए आपको ज़्यादा नहीं 50 नेपाली रुपीज़ पे करने पड़ते हैं, एंड ये एक तरह का नॉमिनल चार्ज है जो वहाँ पे लोग पे करते हैं, ताकि आप वहाँ की मतलब ग्रीनरी को भी इंजॉय कर सकें, और साथ साथ वहाँ पे कोई लिटर ना हो, कचरा ना हो, उसको साफ़ सफाई के लिए, वो मेंटेनेंस के लिए बेसिकली आप पे करते हैं 50 रुपीज़। और ये भी एक्चुअली काठमांडू में ही स्थित है। सबसे इम्पोर्टेंट सवाल ये होता है कि अगर आप नेपाल जाते हैं तो नेपाल में रुकेगा। नेपाल में मल्टीपल प्लेसेस है जहाँ पे आप स्टे कर सकते हैं, जैसे पोखरा हो गया, थामीर हो गया, और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं काठमांडू में जहाँ पे आप स्टे कर सकते हैं। क्योंकि द रीज़न इज़ अगर आप जो नेपाल में जाए तो ऐसे प्लेस में स्टे करने में आपका फ़ायदा होगा जहाँ पे आप मल्टीपल टूरिस्ट डेस्टिनेशन को कवर कर सकें और जो कि आसपास में हो। तो उसमें थामील इज़ लाइक वन ऑफ द बेस्ट टूरिस्ट डेस्टिनेशन जिसको मैं कंसिडर करता हूँ अमंग अदर्स, कि हाँ यहाँ पे अगर रहते हैं तो आप काफ़ी कुछ कवर कर सकते हैं, जैसे पशुपतिनाथ मंदिर, मनोकामना मंदिर, और स्वयंभूनाथ मंदिर, गार्डन ऑफ ड्रीम्स, दरबार स्क्वायर, और भी बहुत सारे प्लेसेस हैं जो आप कवर कर सकते हैं, एंड दैट टू लाइक वॉकिंग डिस्टेंस है, ये बहुत ज़्यादा दूर भी नहीं है। अब बात करते हैं कि ये चलो ये बात हो गई कि आप कहाँ रुके। अब खाने पीने की बात किया जाए तो नेपाल में लोगों का ऐसा मानना है कि वहाँ पे वेज खाने का इशू होता है। ऐसा बहुत लोगों ने मेरे को बोला, बट मैंने जस्ट टू क्लैरिफाई दिस, आपको वहाँ पे वेज नॉन वेज बीट एनीथिंग आपको वहाँ पे इतना इशू नहीं होगा। और दूसरा चीज़ ये भी है कि अगर आप वहाँ पे जाते हैं तो खाना बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। इट्स लाइक जैसे आप इंडिया में खाना मिलता है आपको 100 रुपीज़ 150 रुपीज़, तो वहाँ पे भी वैसा ही है। नॉमिनल चार्जेस है जो आपको पे करना पड़ेगा और आप उसमें आराम से खा सकते हैं। अब बात की जाती है कि अगर कितना खर्चा बैठेगा, सबसे इम्पोर्टेंट सवाल होता है उन लोगों के लिए जो बजट ट्रैवलर्स हैं कि आप कितना सारा पैसा लेके जाएं, कैसे करें। तो सबसे पहले सबसे आपको करना ये है कि जैसे ही आप नेपाल में एंटर करते हैं तो आप अपने, अगर लेट्स सपोज आप 10,000 रुपीज़ लेके जा रहे हैं इंडियन रुपीज़, तो आप क्या करें 10,000 में से आप 50% जो है वो नेपाली रुपीज़ में कन्वर्ट कर लें। जैसे मैंने बताया था कि 1 रुपीज़ इज इक्वल टू 1.16 नेपाली रुपीज़। तो अगर आप 5,000 रुपये लेके जाते हैं तो आप 16-25 करीब 8,000 नेपाली रुपीज़ आप अपने पास ले आ सकते हैं, और बाकी 5,000 इंडियन रुपीज़ अपने पास एज इट इज़ रख लें। दूसरा है कि अगर आप चाहते हैं कि करेंसी कन्वर्ट नहीं करना है तो आप बेशक होके जाइए, क्योंकि आप इंडियन जो डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, वो वहाँ पे चलते हैं, कोई इश्यू नहीं होता है। आप वहाँ से कैश भी निकाल सकते हैं। तो एक नॉमिनल चार्ज लगता है, इसको फॉरेन ट्रांजैक्शन फ़ी बोलते हैं, जो कि 1.5% से 3% वेरी करता है डिपेंडिंग अपॉन बैंक टू बैंक, जो आप पे करके मतलब वो ट्रांजैक्शन के टाइम पे ही वो आपके अकाउंट से कट जाता है और पैसा निकल जाता है। वहाँ पे मल्टीपल बैंक्स हैं, मल्टीपल ATMs हैं थामील में, जहाँ पे आपको इतना इशू नहीं होगा। और थामील ऑब्वियसली जैसे मैंने बताया कि कच्चा टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, तो वहाँ पे इतना इशू नहीं होता है। अब बात करें कि कितना पैसा खर्च हो जाएगा अगर आप बजट में जाते हैं, तो आपको कितना पे करना पड़ेगा। सो गाइज, एक आदमी का अगर बजट में आप ट्रैवल करते हैं नेपाल को, आप लोकल जो भी चीज़ें हैं उसको साइट सीइंग सब कुछ लेके, मैं कोई भी एडवेंचर स्पोर्ट्स है इन सब चीज़ों की बातें नहीं कर रहा हूँ, मैं माउंटेन ट्रैकिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ नॉमिनल जो घूमना फिरना है, रहना पीना, खाना पीना है, अगर वो भी आप एक बजट में अगर आप चल रहे हैं तो मैक्सिमम 5,000 से 7,000 एक आदमी का आप आराम से 5 डेज़ ईजिली घूम सकते हैं, खा पी के अच्छे से, थोड़ा बहुत शॉपिंग भी कर सकते हैं और वापस इंडिया आ सकते हैं। ठीक है, तो ये एक बजट जो मैंने आपको बताया कि ये एक मिनिमम चार्जेस है। अगर इसके ऊपर आपको चार्जेस पे मतलब आप थोड़ा ऊपर जाना चाहते हैं तो दैट इज़ टोटली अप टू यू, बट दिस इज़ एक छोटा चार्ज है जो मैंने आपको बताया कि 5,000 से 7,000 रुपये के आप आराम से घूम फिर के आ सकते हैं। सो गाइज़, ये तो एक बहुत छोटा सा मैंने
आपको एक इंफॉर्मेटिव वीडियो बना के दिया है। अगर आपको लगता है कि इसमें और भी कुछ चीज़ें जुड़ सकती हैं तो आप ज़रूर मुझे बताइए, सजेशंस बताइए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। आपको कोई चीज़ अगर पसंद नहीं आया है, क्योंकि ये मेरा पहला व्लॉग है, तो आप प्लीज़ मुझे बताएं कि ताकि मैं रेक्टिफाई करूँ चीज़ों को और काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ बनाने की कोशिश करूँ। So thank you so much guys for your love and support, and do subscribe to my channel, and again thank you.